नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री फॉर एग्ज़ाम में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आप लोगों के साथ डेली 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने ये आप लोगों के क्वेश्चन मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड है, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग इसे कॉन्टिन्यूसली अच्छे से देखिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए करते हैं आज का डिस्कशन शुरू। भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतया किसके द्वारा किया गया था? यह बाबर के द्वारा किया गया था। उन्होंने तोप और बंदूक का सबसे पहले प्रयोग किया था इंडिया में। निम्नलिखित उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगल द्वारा आक्रमण किया गया था? यह अहोम और कूच में, इन दोनों राज्यों में किया गया था मुगलों के द्वारा आक्रमण। अहोम असम में और कूच, ये दोनों आप लोग याद रखना। निम्नलिखित का सही क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बताना है। इसमें इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले 12 सूबा का सृजन हुआ था, नहीं, दाग प्रथा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 12 सूबों का सृजन किया गया। उसके बाद अकबर द्वारा उड़ीसा की विजय और लास्ट में द्वैत पदों की शुरुआत, मतलब जाट और सवार की शुरुआत की गई थी। एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। उड़ीसा की विजय अकबर ने 1592 में मानसिंह के द्वारा की गई थी और 1573 में इनके द्वारा दाग प्रणाली का प्रचलन किया गया था। दाग प्रणाली 1573, जिससे मनसबदार घोड़े न बदल सके और उसकी संख्या में घोड़े और घुड़सवार रखें। 1580 में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित कर दिया गया था। अब दिख रहा होगा आप लोगों को कि 1573 में सबसे पहले दाग प्रणाली शुरू की गई थी और 1580 में 12 सूबों को विभाजित किया गया था और 1592 में उड़ीसा की विजय की गई थी और 1595 में जाट और सवार में सुधार किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था? यह नाजिम का संबंध नहीं था और सभी का था काजी, मीर ए अदल और कोतवाल। मुगल काल में काजी, मीर ए अदल और कोतवाल का संबंध नगरीय प्रशासन से था, जिसमें काजी का कार्य न्याय करना, मीर ए अदल का कार्य नगरीय प्रशासन हेतु घुड़सवार विभाग की देखभाल करना और कोतवाल नगर प्रधान होता था, जबकि नाजिम का संबंध प्रांतीय प्रशासन से था, जो प्रांत का गवर्नर होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से आपने बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से जो हमारा कथन सही नहीं है वह है हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, ये दोनों हमारे सही नहीं है और बाकी दो हमारी सही है। पहले देख लेते हैं। शाहजहां ने कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी थी और शाहजहां ने धर्मवेताओं को सिजदा न करने की छूट दे दी थी, जिसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड गलत है कि शाहजहां ने जरोखा दर्शन एवं तुलादान की प्रथाएं समाप्त नहीं की थी, इन्होंने जारी रखी थी। और दूसरा था, शाहजहां ने शांतिदास, जो कि अहमदाबाद का प्रमुख जौहरी और साहूकार था, जो जैन मुनियों के विश्राम स्थल का निर्माण करने हेतु भूमि अनुदान देने से इन्होंने मना नहीं किया था, इन्होंने जबकि भूमि अनुदान किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जिसका सही उत्तर है अहदी, भद्र सैनिक, यह हमारा गलत है। और देख लेते हैं। अशरफ, अशरफ का है कुलीन वंश का व्यक्ति, जामा ए कामिल, सामान्य दर पर लगान निर्धारण और सिवनीय निगार, समाचार भेजने वाला। मुगल सेना में अहदी सैनिक बादशाह के व्यक्तिगत सैनिक होते थे। अशरफ कुलीन वंश के व्यक्ति को कहते हैं, जबकि जामा ए कामिल परगने का वित्त अधिकारी होता था, जो लगान वसूलता था और सिवना निगर का कार्य समाचार भेजता था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? यहाँ पे जो सही सम्मिलित है वह है धर्मत का युद्ध औरंगजेब बनाम के द्वारा, जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। धर्मत का युद्ध औरंगजेब बनाम द्वारा 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब बनाम द्वारा 29 मई 1658 को हुआ था। यहाँ पे आप लोगों को दो सूचियाँ दी गई हैं, इसमें बताना है कौन सी हमारी किससे मैच कर रही है। खासा ए शरीफ, खासा ए शरीफ, जिसका हमारा सही उत्तर है खासा ए शरीफ, बादशाह का अपना प्रतिष्ठान होता था। सहबंदी, सहबंदी है विशेष अवसर के लिए नियुक्त सैनिक, उसे सहबंदी कहा जाता था। और तलब, तलब का सही उत्तर है मनसबदार की वेतन मांग, उसे तलब कहा जाता था। और जकात, जकात का मतलब है मार्ग शुल्क, मार्ग में जो शुल्क वगैरह लिया जाता है वह हमारा इससे संबंधित है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। खासा ए शरीफ, बादशाह का अपना प्रतिष्ठान, और सहबंदी विशेष अवसर पर नियुक्त सैनिक, तलब मनसबदार की वेतन मांग, और जकात मार्ग शुल्क। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है? दोनों ही कथन सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। कुछ मनसबदार को नकद अदायगी दी जाती थी,
बट जागीरदारों को नहीं दी जाती थी। याद रखना, निम्नलिखित में से हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये सारे ही कथन हुमायूं से रिलेटेड सही है। हुमायूं खगोल शास्त्र और भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी। हुमायूं ने शाही पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की भारी संग्रह किया था। हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई किताबें ले जाया करते थे। दीन ए इलाही प्राथमिक रूप से था विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की, जिसे अब्बुल फजल ने तौहीद ए इलाही का नाम दिया। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। याद रखना, 1582 में इनके द्वारा शुरू किया गया था। राठौर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसका हमारा सही उत्तर है सेकंड एंड फोर्थ। इसमें हमने सही कथन बताना था। औरंगजेब ने इंदर सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया और रानी हांडी का विद्रोह में राठौरों एवं मेवाड़ के राणा जयसिंह ने समर्थन किया था। राजा जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पुत्र इंदर सिंह को औरंगजेब ने 26 मई 1679 को नागौर का शासक तथा मारवाड़ का राजगद्दी प्रदान की, जिसने बादशाह को 36 लाख रुपए भेंट कर उसका आभार प्रकट किया। इस प्रकार जब रानी हांडी के ऊपर मुगलों का आक्रमण हुआ तो राठौरों एवं मेवाड़ के राणा जयसिंह ने समर्थन किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बी ऑप्शन, औरंगजेब ने नौराज के उत्सव को मनाना जारी रखा, यह कथन गलत है और सारे कथन सही हैं कि औरंगजेब ने सभी प्रांतों में महोत्सव नियुक्त किए। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में की गई। औरंगजेब स्वयं सितार बजाने में निपुण थे। औरंगजेब के समकालीन इतिहासकार खाफी खान अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मुंतखब उल लुबाब में लिखता है कि सिंहासन रूढ़ होने के पश्चात औरंगजेब ने मुद्राओं पर कलमा अंकित कराना तथा नारोज उत्सव का आयोजन भी बंद करवा दिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसका सही उत्तर है हमारा थर्ड और फोर्थ। ये दोनों कथन हमारे सही नहीं है और जबकि फर्स्ट और सेकंड हमारे सही है। W.C. स्मिथ उन इतिहासकारों में थे जिन्होंने सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किसानों के विद्रोह की बात की थी और सेकंड है, उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि मुगल साम्राज्य के वाणिज्य को प्रोत्साहन देने की नीति के परिणामस्वरूप मध्य वर्ग का पर्याप्त विकास हुआ। ये दोनों कथन हमारे सही है, बाकी दो कथन हमारे सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? जिसका हमारा सही उत्तर है सेकंड और थर्ड। उसने मिर्जा हैदर दोगलत को कश्मीर निष्कासित कर दिया। दिस वॉज रॉन्ग स्टेटमेंट एंड मारवाड़ विजय के उपरांत उसने गुजरात पर आक्रमण किया। दिस बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट। जबकि हमारा फर्स्ट और फोर्थ हमारी सही स्टेटमेंट है, उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। शेरशाह ने लाहौर से मुल्तान तक एक नई सड़क का निर्माण करवाया। उसने दाग और चेहरा प्रथा को आरंभ किया शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी ने कल्याणकारी कार्य भी किए। उसने सर्वप्रथम सड़कों और सरायों का निर्माण किया। उसने 4 सड़कें बनाई। पहली सड़क लाहौर से सोनार गांव मतलब बंगाल, याद रखना लाहौर से बंगाल तक जाती थी, जो सबसे लंबी सड़क थी, जिसे सड़क ए आज़म भी कहा जाता था, लाहौर से सोनार गांव। शेरशाह द्वारा निर्मित चौथी सड़क जो मुल्तान से लाहौर तक जाती थी। शेरशाह ने कश्मीर के शासक मिर्जा हैदर दोगलत को निष्कासित नहीं किया। शेरशाह ने 1544 में मारवाड़ विजय के बाद चित्तौड़ विजय किया था। उसने सबसे पहले चली आ रही दाग और चेहरा को यथावत बनाए रखा। अकबर के बारे में कौन सा कथन हमारा सही है? जिसका हमारा सही उत्तर है फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट। आईन अकबरी के अंतिम भाग में भारत की विचारधाराओं एवं रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया है। अकबर ने 1562-63 में आदेश जारी किया कि विद्रोही एवं उद्दत गांवों के विरुद्ध सैन्य अभियान में स्त्रियों एवं बच्चों को दास न बनाया जाए। अब्बुल फजल ने अकबर के संरक्षण में आईन अकबरी की रचना आईन ए अकबरी 3 भागों में विभक्त है। इसके अंतिम भाग में भारत की विचारधाराओं एवं रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने किया। अकबर ने 1562 में दास प्रथा को भी समाप्त किया। याद रखना, स्लीवरी इनके द्वारा कब एंडेड की गई? 1562 में। और इनका कुछ और भी याद रखना, 1563 में इनके द्वारा पिलग्रिमेज टैक्स भी ख़त्म किए गए थे और 1564 में इनके द्वारा जिजिया एंड किया गया था। ये 3 स्टेटमेंट आप लोग याद रखना, 1562, 1563 एंड 1564। स्लेवरी वाज एंडेड इन 1564, पिलग्रिमेज टैक्स वाज एंडेड इन 1563 एंड जिजिया वाज एंडेड इन 1564। मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविक एक बात है, वह अच्छी थी अथवा बुरी थी, वह दूसरी बात है। उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन है J.F. रिचर्ड्स का।
याद रखना J.F. रिचर्ड्स का यह कथन था। नीचे 2 दिए गए हैं, अभिकथन 1 और 2। इनमें से कौन सा हमारा सही है? इसमें कथन 1 गलत है और दूसरा सही है। इस काल के मुगल राजनीतिक और अमीर अपने स्वार्थों की पूर्ति में व्यस्त थे। उन्हें साम्राज्य की नीति में कोई रुचि नहीं थी। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन का प्रमुख कारण अयोग्य शासक थे, न कि सेनानायक। कमजोर शासकों का लाभ उठाकर कई स्वतंत्र प्रांत अस्तित्व में आ गए। इन प्रांतों के संस्थापक शासक मुगल सैन्य सेवा में रहे थे, अतः उन्हें अयोग्य कहना उचित नहीं होगा। वहीं कमजोर सत्ता के कारण मुगल राजनीतिक व अमीर अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लग गए। इन्हें अपने कालक्रमानुसार लिखना है, जिसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमें पता है कि बैटल ऑफ खानवा सबसे पहले हुआ था 1527 में, बैटल ऑफ चौसा 1539 में, धर्मत का युद्ध 1658 में और पालखेड़ का युद्ध 1728 में। जो हमारा बैटल ऑफ खानवा है यह हमारे 1527 में बाबर के टाइम में हुई थी, और जो हमारा चौसा का युद्ध है 1539 में यह हमारा हुमायूं के समय में हुआ था। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी? इसमें तारीख़-ए-फ़रिश्ता ये नहीं की गई थी, और ये हुमायूंनामा, तारीख़-ए-शेरशाही और तबक़ात-ए-अकबरी यह अकबर के शासनकाल में की गई थी। याद रखना ये तीनों। यहाँ पे मोहम्मद कासिम हिंदूशाही व फरिश्ता ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय की सेवा में रहते हुए अपने कार्य को पूरा किया। हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही, अब्बास खां सरवानी और तबक़ात-ए-अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद नामक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना अकबर के काल में हुई थी। याद रखना कि ये हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम। और तारीख़-ए-शेरशाही अब्बास खां सरवानी के द्वारा और तबक़ात-ए-अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहाँ के संबंधियों एवं जानकारी को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? यह मुतमिद खान के द्वारा लिखा गया। विदित है कि जहांगीर ने मेहरुन्निसा से 1611 में विवाह कर नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी, वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासकीय सेवा में रहे थे उन्हें खानाजात कहा गया है। बाबर की नानी जो यूनुस खान मुगल की पत्नी थी और जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्र यात्रियों को दबाया, उनका नाम बताइए। उनका नाम था इसान दौलत बेगम। नीचे हमारे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से हमारा कौन सा कथन सही है? ये दोनों ही कथन हमारी सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते। देख लेते हैं। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी। अकबर ने शेरशाह द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधनों सहित अपनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल चित्रकारी के संबंध में सही नहीं है? जिसका हमारा डी ऑप्शन यह सही नहीं है। पुनर्जागरण कालीन चित्रकला की विशेषताओं ने अकबर के शासनकाल में मुगल कला को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया था, जबकि प्रभावित किया गया था। बाकी 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक बार देख लेते हैं। अकबर ने एक बड़ी चित्रशाला स्थापित करके एक नए और जीवंत स्कूल का निर्माण किया, जिसने 1560 के दशक में हजमनामा का चित्र निरूपण किया। अकबर के पूरे शासनकाल के दौरान कई पुस्तकों के चित्र निरूपण के लिए भारत के विभिन्न भागों में से चित्रकारों की भर्ती की जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर का शासन काल आरंभ होते ही चित्रण में यथार्थवाद पर बल दिया जाने लगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने अकबर काल में मुगल शाहजादों और शाहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा है? यह फादर मोंसेराट के द्वारा लिखा गया है। याद रखना मोंसेराट। वतन जागीर संस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ऑप्शन ए सही नहीं है कि वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत मुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के काल के दौरान हुई थी। दिस स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग। बाकी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, देख लेते हैं। वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत अकबर के शासन के अंतिम वर्षों के दौरान हुई थी। वतन जागीर की अवधारणा की उत्पत्ति तथा संकल्पना के संदर्भ में जानकारी का प्राथमिक स्रोत बीकानेर के राजा राय सिंह के लिए अकबर का फरमान है। वतन जागीर का लगान वतन जागीर धारक के वेतन का हिस्सा था। निम्नलिखित में से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया? यह शेरशाह के द्वारा दिया गया था। वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया था? वह थी हमीदो बानो बेगम, जो अकबर की माँ थी। उनकी मृत्यु 1604 में हुआ था। उनकी मृत्यु पर अकबर के साथ बहुत से राजपूत अमीरों ने अपने सिर को मुंडवा लिया था। यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट दी गई है, इन्हें मैच करना है ये किसके टाइम में थे, जिसमें से हमारे राल्फ फिच यह अकबर के टाइम में थे, बर्नियर यह औरंगजेब के टाइम में थे, सिद्दी अली रईस यह हुमायूं के टाइम में थे और थॉमस रॉ
यह जहांगीर के टाइम में थे। एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए, रॉल्फ फिच, यह अकबर के टाइम में थे। बर्नियर औरंगजेब के टाइम में थे। सिद्दी अली रईस, ये हुमायूं के टाइम में थे। और थॉमस रॉ, यह जहांगीर के समय में थे। निम्न में से किस मुगल शासक ने उल्लेख किया है कि नमक कश्मीर में उपलब्ध नहीं है, अतः हिंदुस्तान से मंगवाया जाता है? ये जहांगीर के द्वारा मेंशन किया गया। वतन जागीर एक आम शब्दावली है। इसका भू राजस्व किसका हिस्सा था? इसका वतन जागीरों को आय का भाग था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से हमारे दोनों ही कथन सही है, देख लेते हैं। 1574 में अकबर ने अमीरों, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों को मनसब आवंटित कर उन्हें एकल सेवा तंत्र में बदल दिया। यह मनसब किसी अधिकारी के पद, वेतन और सैन्य दल के आकार को इंगित करता है। व्यवहारिक स्तर पर बहुत छोटे या धर्म अधिकारियों को छोड़कर सरकार के सभी विशेष अधिक मनसबदार थे, और किसी अधिकारी की पदोन्नति या पदावंती इस तथ्य से निर्धारित होती है कि उसके अधीन कितने मनसब बढ़ाए या घटाए गए हैं। ये दोनों ही हमारे कथन सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ के फतेहनामा जारी किया। निम्नलिखित में से किस फारसी ग्रंथ में फतेहनामा का पूरा उद्धरण किया गया? यह मुंशित-ए-नमकीन में किया गया। मुंशित-ए-नमकीन फारसी ग्रंथ में 1568 में अकबर द्वारा जारी चित्तौड़ के फतेहनामा के विषय में पूरी जानकारी मिलती है। ये शरारती लोग अपने खजाने से कभी पैसे खर्च नहीं करते। वे अपने अधीन रहने वाले कमज़ोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन ले लेते हैं। यह कथन के लिए कौन मशहूर है? ये कथन के लिए फरीद, बाद में जिन्हें शेरशाह भी कहा गया। यहाँ पे इन दोनों को मैच करना है, जिसमें से हमारा कथन सी सही है, जिसमें अमीर-ए-हाज़िम मुख्य प्रबंधक होता था और मीर-ए-अर्ज़ केंद्र में सेना का प्रमुख होता था, और मुशर्रफ लेखाकार और बरीद गुप्तचर अधिकारी। बरीद हमने मल्टीपल टाइम कर लिया और जिसमें से हमने मुशर्रफ भी कर लिया। अर्ज़ याद रखना आप लोग, ये इंग्लिश में चाहे आप लोग कर लीजिए अर्ज़ हमारा किससे? आर्मी, मिलिट्री। ए आर्मी या मिलिट्री, आप लोग ऐसा याद रखना, ठीक है। और मुशर्रफ हमारा किससे रिलेटेड था? मुशर्रफ वॉज रिलेटेड टू लेखाकार, राइटिंग से रिलेटेड था। और बरीद हमारा किससे रिलेटेड था? गुप्तचर विभाग से। और हाजिब हमारा प्रमुख प्रबंधक होता था। मुगलों के ज़माने में बादशाह के तोहफे देने के लिए 2 तरीके प्रचलित थे, पेशकश और नज़र। औरंगजेब ने इस शब्दावली को नए सिरे से परिभाषित किया। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। कम महत्वपूर्ण अवसरों पर धन्यवाद देने और सम्मान व्यक्त करने के लिए दिए जाने वाले तोहफे को नज़र कहा गया। ये कथन गलत है। बाकी कथन देख लेते हैं। नकद के रूप में दी जाने वाली हर पेशकश को नज़र कहा गया, जो भी हमारे नकद के रूप में दी जाती थी। राजकुमारों द्वारा दिए जाने वाले तोहफे को नियाज़ कहा गया। अमीरों द्वारा दिए जाने वाले तोहफे को निसार कहा गया। ये कुछ स्टेटमेंट से आप लोगों को याद रखना है, निसार, नियाज़ और नज़र। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी? अकबर ने फरजंद की उपाधि राजा मानसिंह को दी थी। नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? वह था मोहम्मद शाह। 1739 में फारस शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को उसने बंदी बनाया था। दारा शिकोह को मुल्हिद किसने कहा था? यह औरंगजेब के द्वारा दारा शिकोह को मुल्हिद कहा गया था। औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ शासक था तथा धार्मिक रूप से उदार था। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित किया। कुछ व्यक्तियों द्वारा औरंगजेब से दारा को जीवन दान करने की आशा दी गई, जिस पर औरंगजेब ने उसे अल मुल्हिद कहा और क्षमा न करते हुए दिल्ली में दारा की हत्या करवा दी। मिर्ज़ा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई? यह जय सिंह को प्रदान की गई। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? ये गोलकुंडा को शामिल किया गया मुगल साम्राज्य में। यहाँ पे देख लीजिए, उसके राज्य को मुगल साम्राज्य में अक्टूबर 1687 में सम्मिलित किया गया था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कंधार की विजय। 1595 में कंधार बिना किसी युद्ध के मुगलों को प्राप्त हो गया था। मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो हमारा सी कथन सही नहीं है। सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था। दिस वॉज रॉन्ग स्टेटमेंट। सही देख लेते हैं। मुगल शासन व्यवस्था मुख्यतः एक सैनिक शासन था। यह एक केंद्रीय निरंकुशवाद, एक तंत्रवाद था। सम्राट द्वारा मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों का विभाजन पहली बार किसने किया था? यह अकबर के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देख लीजिए, अकबर ने 1580 में अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था, किंतु शासनकाल के अंतिम समय में दक्षिण भारत में बरार, खानदेश और अहमदनगर की विजय के पश्चात सूबों की संख्या 15 हो गई थी।
मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? यह रखता था दीवान। दीवान सूबेदार पर नियंत्रण रखता था। परगना या महल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? वह होता था शिकदार। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले हमारा आता है सूबा, सूबा के बाद हमारा आता है सरकार, सरकार के बाद हमारा आता है परगना, जिसमें सूबा का मतलब है प्रोविंस और सरकार का मतलब है डिस्ट्रिक्ट और परगना का मतलब है सब डिस्ट्रिक्ट, जिसमें परगना का अधिकारी आप लोगों को याद रखना है वह कौन होता था? शिकदार होता था। भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबंध में की जाती है? यह चंगेज़ खान के साथ की जाती है। किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? यह महाबत खान ने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था। जब नूरजहां को इस बात की सूचना मिली तो महाबत खान ने बादशाह को कैद कर लिया और उसने आसफ खान को इसके लिए दोषी ठहराया। अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी? उन्होंने शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म में उन्होंने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी। एक बार देख लीजिए इसे। शेख सलीम चिश्ती ने अकबर के तीनों पुत्र के जन्म की भविष्यवाणी की थी। इसके तुरंत बाद 1569 में राजकुमार सलीम का जन्म हुआ। सलीम के जन्म के 2 वर्ष बाद 1571 में फतेहपुर सिकरी का निर्माण का आदेश दिया गया। याद रखना 1571 में। किंतु अन्य समकालीन इतिहासकारों के विचार में अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के उद्देश्य से करवाया। इसके अतिरिक्त गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण भी करवाया था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया था? यह उड़ीसा का गठन किया गया था। एक बार देख लेते हैं। उड़ीसा नवीन प्रांत का गठन किया गया 1611 ईस्वी में टोडरमल के पुत्र राजा कल्याणमल ने खुर्दा उड़ीसा को राजा पुरुषोत्तम दास से जीता। उड़ीसा को बंगाल से पृथक करके गठित किया गया। शाहजहां ने कश्मीर और सिंध को क्रमशः काबुल और मुल्तान से पृथक करके गठित किया। बीजापुर और गोलकुंडा औरंगजेब द्वारा शामिल किए गए नए सूबे थे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।